Hello everyone, this is Gaurav Tripathi. We are live now for your classes. करंट अफेयर्स की क्लासेस में हम लगातार आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 30 अप्रैल की आज लास्ट क्लास है, फिर अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मई की होगी, यानी अब क्लासेस मई की शुरू हो जाएंगी। ये 30 अप्रैल की क्लास है, यानी आपकी लास्ट क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं, डिजिटल कृषि प्रणाली को या डिजिटल कृषि ऋण, टर्म्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डिजिटल कृषि ऋण के लिए को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड, यहां पे एक संस्था का नाम लिया। जब भी कभी किसी संस्था का नाम ले तो वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाबार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है? सबसे पहले समझते हैं कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड एक संस्था है, एक वित्तीय संस्था है जो क्या करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने को बढ़ावा देती है। और किसके माध्यम से ऋण देने को बढ़ावा देती है? ये देती है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उनके माध्यम से, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके माध्यम से ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देना और ग्रामीण क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए कार्य करता है। नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 1982 में नाबार्ड को 12 जुलाई को स्टैब्लिश किया गया था। अब यही नाबार्ड अपनी EKCC प्रणाली जो है नाबार्ड की, कौन सी EKCC प्रणाली को क्या करेगा? ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की प्रणाली से मर्ज करेगा और आरबीआई इनोवेशन हब, तो आरबीआई इनोवेशन हब और नाबार्ड की EKCC प्रणाली आपस में मर्ज होगी। ये साझेदारी नाबार्ड और आरबीआई के बीच है। तो कभी क्वेश्चन EKCC और आरबीआई इनोवेशन हब के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अवेयर रहना होगा। इसके अलावा आरबीआई 1934 आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था। यह इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, जैसे नाबार्ड को नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को एस्टैब्लिश किया गया था, वैसे आरबीआई को 1935 को 1 अप्रैल को एस्टैब्लिश किया गया था। यहां पे देखिए, नाबार्ड एंड आरबीआई डेवलप इनोवेशन हब फॉर फास्ट ट्रैक डिजिटल एग्री लेंडिंग, यानी कृषि क्षेत्र में तेजी से डिजिटल ऋण को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटलाइजेशन लाने के लिए, लेंडिंग में, कृषि ऋण में कौन साथ आया है? आरबीआई। और कौन साथ आया है? नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने अप्रैल 2024 में होने वाले आईसीसी T20 ये वर्ल्ड कप कहां हो रहा है? ये 2 जगह हो रहा है। एक वेस्ट इंडीज में हो रहा है, प्लस कहां हो रहा है? प्लस ये यूएसए में हो रहा है। पहली बार ये एक ऐसी कंट्री में हो रहा है जिसमें क्रिकेट का बहुत वर्चस्व नहीं है, लेकिन क्रिकेट को पूरे विश्व में फैलाने के लिए अब ऐसे देशों में भी क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है जो क्रिकेट से ताल्लुकात इनका नहीं था। तो 1 से 29 जून, 1 जून से 29 जून के बीच में ये T20 क्रिकेट आयोजित किया जा रहा है। और इसमें कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है? तो इसमें 3 लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन कौन है? एक युवराज सिंह है, ब्रांड एम्बेसडर 3 लोग को बनाया गया, युवराज सिंह, दूसरा क्रिस गेल, और तीसरा एक नॉन क्रिकेटिंग पर्सनालिटी, लेकिन वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है, जिनका नाम है उसैन बोल्ट। वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन उसैन बोल्ट। इन तीनों लोग को क्या किया गया है? आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको बनाया गया? युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विझिंजाम बंदरगाह, विझिंजाम पोर्ट
ठीक, किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विजिंजाम कहां पर है? ये केरल में है। पहला एक आसान क्वेश्चन आया, ये कहां पर है? तो ये केरल में है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें आता है कि ये ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह क्या है? ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का मतलब होता है किसी कंट्री से कोई गुड्स आया, सामान आया, फिर वो आएगा कहां पर? कंट्री से निकल के आएगा इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर, और फिर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से किसी दूसरी जगहों को ये भेजा जाएगा। तो ये पहला, ये कंटेनर पोर्ट की तरह काम करता है। यानी कि किसी दूसरे कंट्री को, मान लिया केरला को कोई, श्रीलंका को कोई सामान भिजवाना हो सऊदी अरेबिया में, तो वो क्या करेगा? खुद से लाएगा अपने यहां से गुड्स और उसको विजिंजाम पे जाकर शिप कर देगा, फिर वहां से वो शिप होगा और जिस कंट्री को जाना है वहां पर जाएगा। तो विजिंजाम पोर्ट कहां पर है? केरला में है। ये देखिए, इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और ये किसका है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अडानी ग्रुप का है। ये भी ध्यान रखना है कि विजिंजाम जो है वो किसके लिए है? वो अडानी ग्रुप का, केरला में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड मध्य पूर्व, दो लोग के लिए, दो एरियाज के लिए, मध्य पूर्व, सेंट्रल ईस्ट, या जिसे कहते हैं मिडिल ईस्ट, ज्यादा सुटेबल वर्ड होता है मिडिल ईस्ट। ये मिडिल ईस्ट का वही देश है जो सऊदी अरेबिया और उससे आसपास के लगे हुए देश हैं, वो मिडिल ईस्ट कहलाते हैं। ये नाम यूरोपियंस ने रखा था क्योंकि उनके लिए ईस्ट में, मिडिल में यही अरेबियन कंट्रीज आती हैं। फार ईस्ट में उन्होंने चाइना, जापान को रखा था, और मिडिल ईस्ट में जितनी भी सऊदी अरेबिया के आसपास की कंट्रीज हैं, यानी गल्फ ऑफ पर्शिया के आसपास की कंट्रीज हैं, वो सब मिडिल ईस्ट में है। तो मिडिल ईस्ट, और दूसरा नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, इन दोनों रीजन के लिए कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड के लिए कौन नॉमिनेटेड है? मीना मिश्रा, ऐनुर बयाजित, रेमन माजे, या जीना जस्टिस? पहले तो ये समझिए कि ये जो मिडिल ईस्ट अवार्ड है ये किन के लिए है? जो कैम्ब्रिज कॉलेजेस हैं उनकी ब्रांचेस हैं, और उनकी ब्रांचेस में जो टीचर्स हैं उनमें बेस्ट टीचर को नॉमिनेट किया जाता है। और ऐसा 14,840 प्रविष्टियां आई थी, यानी 14,840 आवेदन आए थे, जिसमें जीना जस्टिस, किसको? जीना जस्टिस पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड हुई। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये टीचर कहां की हैं? ये यूएई की जो शारजाह ब्रांच है, ये वहां पर टीचर है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीना जस्टिस कहां पर है? तो यूएई की जो शारजाह ब्रांच है, ब्रांच में, और गर्ल्स ब्रांच है, ये शारजाह की जो गर्ल्स ब्रांच है वहां पर ये टीचर है। ये देखिए, जीना जस्टिस, ये कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड फॉर। फिर अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवा निर्यात यानी सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का स्थान क्या होगा? छठा, सातवां, आठवां या नौवां? तो इंडिया बिकेम 7th सर्विस एक्सपोर्ट में, 7th। अब ये सर्विस एक्सपोर्ट क्या होता है? गुड्स एक्सपोर्ट तो समझा था, पर ये सर्विस एक्सपोर्ट क्या है? जैसे आप कंप्यूटर के ज्ञाता हैं, आप टीचर हैं, तो जो सर्विसेज होती है, जैसे आप एडवोकेट हैं, ये सब क्या है? ये सब सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं। आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आप क्या करेंगे? आप दूसरे देशों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सर्विसेज होती हैं, इनको प्रोवाइड करने में इंडिया का वर्ल्ड में जो प्लेस है 7th, और इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है 11.4%। कितना इंक्रीजमेंट हुआ है?
11.4% का राइज हुआ है इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट में और बिकेम 7th। लेकिन सर्विस इंपोर्ट में थोड़ी सी कमी आई है, ठीक है, सर्विस इंपोर्ट में कमी आई है, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट में 11.4% बढ़ा है और बढ़कर और कितना हो गया है 11.4% बढ़ा, कितने बिलियन डॉलर का हो गया है। कभी कभी क्वेश्चन बिलियन डॉलर से ही पूछता है, तो 345 यूएस बिलियन डॉलर का साइज हो गया है किसका, इंडिया में फार्मा इंडस्ट्री का। और कितना परसेंट डेवलपमेंट हुआ है 11.4%। ये देखिए अंकटाड की रिपोर्ट है और कितना इंक्रीज हुआ है इंडिया का। ये देखिए ग्रोथ फॉरकास्ट, अब ये फोरकास्ट है, ये जो ग्रोथ फॉरकास्ट है ये फार्मा इंडस्ट्री का नहीं है, ये अंकटाड ने भारत का ग्रोथ बताया है, लेकिन यहां पर सर्विस सेक्टर के ग्रोथ की बात कर रहा है। देखिए 11.4 और ये जो ग्रोथ यहां पे 6.6 दिया है ये जीडीपी का ग्रोथ दिया हुआ है। तो अंकटाड ने ही कभी क्वेश्चन यही पूछ ले कि 2023 में जीडीपी की ग्रोथ क्या था, तो 6.6 था। लेकिन अगर कभी ये पूछे कि ग्रोथ रेट फार्मा इंडस्ट्री में कितना हुआ है, तो 11.4% ग्रोथ हुआ है। ये रेशियो नहीं है, ये पिछले साल 11.4% का ग्रोथ हुआ है और 345 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। अब देखिए कौन सा शहर 2024 में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स, अब अंडर 20 जैसे एथलेटिक्स प्रोग्राम से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। कहां पर होगा चैंपियनशिप की मेजबानी, कहां होगी 2024 में, बोगोटा, काराकस, लीमा या सेंटियागो। तो ये पेरू की कैपिटल लीमा, पेरू की कैपिटल है लीमा और ये लीमा में होगा नेशनल स्टेडियम ऑफ पेरू में। अंडर 20 एथलेटिक्स जो होने वाला है 2024 का, वो नेशनल स्टेडियम लीमा में होने वाला है, जो कि पेरू की कैपिटल। और कब से होने वाला है 26 से 31, 26 से 31 अगस्त के बीच, 31 अगस्त के बीच में होने वाला है। तो राइट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अप्रैल 2024 में आस्ताना, पहले ही कह दिया कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है। और किसकी, रक्षा मंत्रियों की, डिफेंस मिनिस्टर्स की। संघाई सहयोग संगठन के डिफेंस मिनिस्टर की बैठक होने वाली है। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, वो भारत में प्रधानमंत्री का नाम देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, देखिए एस जयशंकर दिया है विदेश मंत्री, ये भी नहीं गए थे। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर दिया, ये भी नहीं गए थे। अजीत डोभाल नहीं गए थे जो सलाहकार हैं, उसमें गिरधर अरमाने ये गए थे। डिफेंस सेक्रेटरी जो थे गिरधर अरमाने, वो भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 26 अप्रैल 2024 को गिरधर अरमाने भारत की तरफ से शंघाई सहयोग संगठन की, अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन के डिफेंस मिनिस्टर की बैठक कहां आयोजित की गई है, तो वो कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में आयोजित की गई है। 15 जून 2001, 15th of June 2001 को शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की जाती है। एंड फॉर व्हाट, फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी है और डिफेंस, इन 4 सेक्टर्स के लिए 2001 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। इंडिया भी इसका मेंबर है और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। देखिए रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने, ये बहुत याद रखिएगा, कंफ्यूज करेगा आपको। फिर दिया है अप्रैल 2024 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, तो देखिए सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया है। कहां पर? तो ये क्या है, देखिए NHJV, ये लिखा है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम। और कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। और कहां स्टैब्लिश किया गया? नाथपा झाकड़ी में किया गया है। ये भारत का पहला है। और अभी किस रूप में है? अभी पायलट परियोजना के रूप में है। अभी पूरे भारत या पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। देखिए क्या है, पायलट प्रोजेक्ट में कहां शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में, ठीक, पे नाथपा झाकड़ी जो हाइड्रो पावर स्टेशन है वहीं पर। अच्छा, इसे हाइब्रिड भी कह रहे हैं क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन भी आ रही है और यहां पर हाइड्रो पावर भी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीइंग अ हाइब्रिड प्रोजेक्ट, इसीलिए यह हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिससे नावा शेवा भी कहते हैं, नावा शेवा भी कहते हैं, और ये नवी मुंबई में है। ये कहां पर है? नवी मुंबई में है। प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे किया गया है? उन्मेष शरद, मनोज कुमार, संजय सेठी या संदीप सिंह? तो मनोज कुमार को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, या ये कह लें कि न्यावा शेवा जो नवी मुंबई में है, के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में चुना गया है। 26 मई 1989 को न्यावा शेवा को स्टैब्लिश किया गया था। और ये सेकंड बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। फर्स्ट जो है वो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, एंड सेकंड बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट इज न्यावा शेवा, नवी मुंबई। ये देखिए, इसमें अरविंद कुमार ने आज सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति इसमें राइट आंसर अरविंद कुमार ना होकर के मनोज कुमार होगा। मनोज कुमार, ये क्लिपिंग्स गलत लग गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अप्रैल 2024, डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे 2024। एक डांस होता है, आपने देखा होगा अक्सर, बैले डांस। अभी क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूं, अभी आपको बताते हैं। जो बैले डांस है वो बहुत प्रचलित है, लेकिन वो आज का डांस नहीं है। बैले डांस के जो मूव है उसको जिन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, या आइडेंटिफाई ना कहें, जिन्होंने इस मूव को बनाया था, उन्हीं के नाम पे या उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी जो है, जीन जॉर्ज उनका नाम था। तो जीन जॉर्ज जिन्होंने बैले डांस के मूव को बिल्डअप किया था, बनाया था, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर, जिन्हें हम मॉडर्न बैलेट भी कहते हैं। तो मॉडर्न बैलेट मतलब वो बैल्टी नहीं है, बैले है। तो मॉडर्न बैले डांस के जो जिन्होंने उस मूव को बनाया था, फॉर्म किया था, जीन जॉर्ज के नाम पर ही, या उनकी बर्थ एनिवर्सरी। अब बर्थ एनिवर्सरी आपको आइडेंटिफाई करना है 27, 29, 30 या 26। तो 29 अप्रैल जो कि जीन जॉर्ज, और ये जीन जॉर्ज क्या थे? ये मॉडर्न बैले डांस के फादर कहे जाते हैं, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अप्रैल को। ठीक, ये 10 क्वेश्चन आज के हो गए। अब अप्रैल का पूरा खत्म हो गया। जितने वीडियोस अप्रैल के हैं, यानी ये लगभग 15-16 वीडियो होंगे, ये 17 वीडियो, ये सब आप देख करके इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय।